यूपी के मुस्लिम इलाकों में एक अजीब सी अफरा तफरी देखी जा रही है। 10 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद पश्चिमी यूपी की मस्जिदों से फिर से मौलानाओं ने भड़काऊ तकरीरें दी हैं। वक्त में होने जा रहे बदलाव पर यूपी का मौलाना गैंग फिर से सड़कों पर आने की बात कर रहा है। वक्त पर अखिलेश और राहुल गांधी की चुप्पी पर निशाना साध रहा है। विरोध का झंडा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने थामा है। पर्सनल लॉ बोर्ड सरेंडर के मूड में नहीं है, तो क्यों है पर्सनल लॉ बोर्ड को वक्त में बदलाव पर ऐतराज? आज यूपी के मुसलमान में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं खास शो यूपी का मुसलमान। भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत, वक्फ और समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी जैसे मुद्दों पर जब भी बहस होती है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध का झंडा लेकर सबसे आगे आ जाता है। हाल ही में वक्फ से जुड़े कानूनों और वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों और 2 महिलाओं की एंट्री पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध ने एक बार फिर इस संस्था को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है क्या, इसका गठन क्यों हुआ, उत्तर प्रदेश में इसकी क्या भूमिका रही है और इसकी विदेशी फंडिंग को लेकर इसकी सच्चाई क्या है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक गैर सरकारी यानी एनजीओ और गैर वैधानिक संगठन है। यह भारत सरकार की कोई संवैधानिक या कानूनी संस्था नहीं है। इसका मकसद मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत से जुड़े मुद्दों पर मुस्लिम समुदाय का पक्ष रखना, कानूनी सलाह देना, सरकार और अदालतों के सामने अपनी राय पेश करना है। बोर्ड के फैसले अपने आप में कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, यानी ये आप माने ये जरूरी नहीं है। भारत में अंतिम अधिकार या कहें कि आखिरी फैसला संविधान, संसद के बनाए कानूनों और सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना कब और क्यों हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की स्थापना 7 अप्रैल 1973 को की गई थी। इसका गठन उस वक्त किया गया जब मुस्लिम संगठनों और इस्लाम के जानकारों को आशंका थी कि भविष्य में सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने या मुस्लिम पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर सकती है। बोर्ड का मकसद था मुस्लिम पर्सनल लॉ की रक्षा करना, शरीयत से जुड़े मामलों पर उनका मार्गदर्शन देना, सरकार और अदालतों के सामने मुस्लिम समुदाय से जुड़े पक्ष रखना, शादी, तलाक, विरासत, वक्फ जैसे मामलों पर कानूनी और सामाजिक सलाह देना इस संस्था का काम है। लेकिन ये अब सरकार के बनाए कानूनों, संविधान और अदालतों में भी हस्तक्षेप कर रही है। उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका। यूपी को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की गतिविधियों का सबसे महत्वपूर्ण यानी खास केंद्र माना जाता है। इसकी कई वजह हैं, यानी कि एक तो लखनऊ में नदवतुल उलेमा जैसी प्रमुख इस्लामी संस्था का होना और सहारनपुर के देवबंद के दारुल उलूम का प्रभाव, यानी देवबंद और नदवतुल उलेमा जैसी जो संस्थाएं हैं उनका प्रभाव, और प्रदेश में बड़ी संख्या मुसलमानों की, यानी कई जो प्रमुख इस्लामी मौलाना हैं वो भी उत्तर प्रदेश से उनका कनेक्शन है, यहीं से जुड़े हैं। ये भी एक बड़ी वजह है कि यूपी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सालों से निकाह, तलाक, विरासत, वक्फ और शरीयत से जुड़े मामलों पर जागरूकता अभियान भी चलाए। लेकिन 3 तलाक, यूसीसी और वक्फ कानून जैसे मुद्दों पर भी बोर्ड लगातार अपनी राय रखता रहा, विरोध करता रहा। जब भी मुसलमानों की बेहतरी के लिए कुछ कदम उठाए गए तो इस बोर्ड ने अपनी नाक जरूर घुसेड़ दी। अभी हाल ही में पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुसलमानों से जुड़ी सभी संगठनों को लेकर एक कमेटी का ऐलान किया। बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर SQR इलियास ने मीडिया के सामने बड़ा बयान देते हुए कहा, देखिए, कमेटी में हमने ये फैसला किया है कि जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं मुसलमानों की, सबके हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसमें रहेंगे। जितने इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं मुसलमानों की कमेटी के अंदर वो सब उसके अंदर रहेंगे। एक बड़ी लार्ज कमेटी होगी और उसके अंदर सब लोग रहेंगे। कल असदुद्दीन अवैसी साहब भी मीटिंग में मौजूद थे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड के इस ऐलान के बाद साफ है कि इनका मकसद वक्त में होने वाले बदलावों पर सारे मौलानाओं को एक छतरी के नीचे लाना है, यानी मुसलमान जो बटा है उसको एकजुट करें और जो ये विरोध जता रहे हैं उसको और पुख्ता करें। इससे बोर्ड ने सपा और कांग्रेस से दूरी बनाने की बात कही है। हमारा मानना, हमारा कहना यह है कि हम हर पार्टी से नाराज हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस पार्टी।
देखिए, सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि आप मुसलमानों पे अगर कोई जुल्म होता है तो उनका नाम लेकर बात करें। आप करिए तो सही कुछ, बोलिए तो सही कुछ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आप कोई पोजीशन नहीं लेते, वंदे मातरम पे आप कोई पोजीशन नहीं लेते, मुसलमानों की मस्जिदों पे और मदरसों पे हमले होते उस पर कोई पोजीशन नहीं लेते, मुसलमानों की जान माल पे, इज्जत आबरू पे हमले होते उस पर कोई पोजीशन नहीं लेते। तो सिर्फ ये कह देना काफ़ी नहीं है कि मुसलमानों का नाम लेके बात करनी चाहिए, तो बात कीजिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं। इनका ये बयान बता रहा है कि इस बार मौलाना गैंग यूपी की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भी पटखनी देने की तैयारी में है। वैसे ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसका सीधा जवाब कोई निश्चित संख्या नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसी राज्य के मुसलमानों का निर्वाचित प्रतिनिधि संगठन नहीं है, यानी इसमें कोई चुनाव नहीं होता। मन मर्जी के कुछ मुट्ठी भर मौलाना कब्जा करके बैठे हैं जो पूरे देश भर के मुसलमानों को राह दिखाने के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। ये सदस्यता आधारित धार्मिक सामाजिक संस्था है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी करीब 20% यानी करीब 5 करोड़ है, आसपास इसके मानी जाती है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दावा नहीं करता कि वो सभी मुसलमानों का आधिकारिक प्रतिनिधित्व करता है। कई मुस्लिम संगठन, सूफी संस्थाएं, शिया संगठन, बोहरा समुदाय, बरेलवी और दूसरे धार्मिक मंच कई मुद्दों पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग राय भी रखते हैं। यानी बोर्ड के जो अब तक के सारे फैसले आए हैं वो उनको लेकर भी मुस्लिम समाज में ही काफी बंटवारा है। यानी मौलाना या कई मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से इत्तेफाक नहीं रखती। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उत्तर प्रदेश के सभी मुसलमानों की तरफ से बोलने का हक रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का विदेशी फंडिंग का कनेक्शन, ये मुद्दा वक्त पर राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा कि आखिर इस बोर्ड को जो फंड आता है वो विदेशों से जो आता है उसकी ऑडिट रिपोर्ट उसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया जाता। अब तक मौजूद जो रिकॉर्ड हैं सरकारी दस्तावेजों के आधार पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ वैसे तो कोई आधिकारिक शिकायत नहीं है, लेकिन अभी तक जो फंडिंग के मामले हैं या जो पैसा विदेशों से आता है उसको लेकर सवाल उठते रहे हैं। अगर कोई संगठन विदेश से चंदा लेता है तो उसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट यानी FCR के तहत रजिस्ट्रेशन या इजाजत लेनी होती है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर विदेशी फंडिंग के आरोप वक्त पर लगते रहे हैं। वक्फ बोर्ड में 2 हिंदुओं की नियुक्ति का विरोध। अब बोर्ड का कहना है कि वक्फ एक इस्लामिक धार्मिक संस्था है। वक्फ की संपत्ति मुस्लिम समुदाय यानी धार्मिक मुसलमानों से जुड़े धार्मिक कार्यों, सामाजिक मकसद के लिए दान दी जाती है, इसलिए उसका प्रशासन भी मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथों में ही रहना चाहिए। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है और संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने धार्मिक मामलों का मैनेजमेंट करने का अधिकार भी देता है। बोर्ड का यह भी तर्क है कि अगर दूसरी धार्मिक संस्थाओं के मैनेजमेंट में दूसरे धर्म के लोगों की अनिवार्य नियुक्ति नहीं होती है तो वक्फ बोर्ड के साथ अलग व्यवस्था क्यों की जा रही है। वैसे क्या वक्फ प्रॉपर्टी वाकई में मुसलमानों की है? लेकिन इसको लेकर भी संसद में कई बड़े खुलासे हुए हैं। खुद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अप्रैल 2025 में वक्फ पर चर्चा के दौरान ये जानकारी दी थी कि वक्फ की गई जमीनें और जितनी भी प्रॉपर्टी है असल में उनका पहला हक जो है वो हिंदुओं के पास ही है, वो हिंदुओं से लूटी हुई संपत्ति है। गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, गोरी आए, गजनी आए और बाबर आए, तीनों लुटेरे के तौर पर आए ना? आप मानते हो कि नहीं? गोरी को और गजनी को आक्रांता मानते हो कि नहीं मानते हो? और यदि मानते हो तो हिंदुस्तान में सभापति महोदय, हिंदुस्तान में पहले वक्फ की शुरुआत गोरी ने की। यदि गोरी ने हिंदुओं के संपत्ति को लूटा और उसी में से 2 विलेज, कहां लिखा है? इतिहास है, इतिहास के पन्ने से आप नहीं लड़ सकते हो। तो निशिकांत दुबे के इस बयान के बाद साफ हो जाता है कि मुसलमानों को गुमराह लगातार किया जाता रहा। वहीं वक्फ में महिलाओं की नियुक्ति का जो विरोध वक्फ बोर्ड कर रहा है वो भी गैर वाजिब है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सार्वजनिक रूप से ये साफ किया है कि उसका मकसद
महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर नहीं, उनके अधिकारों को लेकर नहीं है, बल्कि वक्फ संस्थाओं की धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस को लेकर है। हालांकि बोर्ड के कुछ नेताओं ने यह भी तर्क दिया कि वक्फ के कुछ धार्मिक और शरीयत आधारित मामलों में इस्लामी परंपरा के मुताबिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी से इसमें ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ेगी। यानी विवाद सिर्फ महिला प्रतिनिधित्व का नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड की संरचना और उसके कंट्रोल को लेकर भी है। यानी इन मौलानाओं को लग रहा है कि वक्फ पे जो इनका कंट्रोल है, जो इनका आधिपत्य है, वो इनसे छिन जाएगा। योगी सरकार का साफ कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टियों के मैनेजमेंट में लंबे वक्त से कई गड़बड़ियां, भ्रष्टाचार और विवादों की शिकायतें आती रही हैं। सरकार के मुताबिक गैर मुस्लिम सदस्य प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेंगे और महिलाओं की भागीदारी से कई निर्णायक फैसले सामने आएंगे, जिनमें महिलाओं का हक, उनसे जुड़े मुद्दे भी काफी मायने रखते हैं। मकसद सिर्फ बेहतर प्रशासन और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आलोचना लगातार होती रही है और ये बोर्ड कई बार विवादों में भी फंस चुका है। शाह बानो मामला हम कैसे भूल सकते हैं। 1985-86 में जब ये मामला सामने आया था तो बोर्ड ने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया था। 3 तलाक पर बोर्ड का रुख हमेशा से ही विरोधाभासी रहा है और ऐसा ही यूसीसी को लेकर भी है। बोर्ड लगातार यूसीसी, वंदे मातरम, मदरसों में वंदे मातरम को गाने को लेकर भी इसको ऐतराज रहा है। कई मुस्लिम संगठनों ने भी समय समय पर बोर्ड की कार्यप्रणाली और महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर सवाल उठाए। यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अब तक महिलाओं की भागीदारी 0 रही है। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समर्थकों का कहना है कि भारत धार्मिक विविधता वाला एक देश है और हर धार्मिक समुदाय को अपने व्यक्तिगत कानूनों की सुरक्षा का अधिकार है। मुस्लिम पर्सनल लॉ संविधान के संरक्षित धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं है। सरकार को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और इसकी आलोचना करने वाले साफ कहते हैं कि धार्मिक संस्थाओं में ज्यादा पारदर्शिता जरूरी है। महिलाओं और सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। वक्फ जैसी बड़ी संपत्तियों के बेहतर प्रशासन के लिए निगरानी भी जरूरी है। यानी धार्मिक स्वतंत्रता और प्रशासनिक जवाबदेही के बीच एक बैलेंस बनाना जरूरी है और वक्फ में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो इसी का नतीजा है। जो अब वक्फ बोर्ड में जो बदलाव हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को नागवार गुजर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पिछले 5 दशकों से भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ से जुड़े मुद्दों पर एक सक्रिय भूमिका जरूर निभाई है, लेकिन महिलाओं को हक जो है उनका, उस पर हमेशा उसने कहें कि एक तरह से केची चलाई है। उत्तर प्रदेश इसकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा है, लेकिन ये कहना सही नहीं होगा कि बोर्ड या पूरे राज्य या देश के सभी मुसलमानों को इसका प्रतिनिधित्व मानना जरूरी है। यानी बोर्ड कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, ये एक निजी एनजीओ की तरह ही है जिसमें सिर्फ एक मार्गदर्शन और अगर मुस्लिम समाज से जुड़े कुछ पहलू हैं जो उनकी बेहतरी के लिए हैं तो उस पर वो राय मशवरा दे सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो इसी के साथ यूपी का मुसलमान में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।